धीरेन्द्र बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, पाखंड करने वाले दुष्ट, मुझे अपनी बहन कहता था मैं इसके धाम पे जाती थी, क्या बहन कहता है और मेरे ही आदमी को जान से मरवाता है। और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर 10 करोड़ रुपए वो भी तूने लिया है, ये हमको फर्जी वीडियो बना कर दे। और हमने मना कर दिया तो मेरे हस्बैंड का गला दबाया, कट्टा तमंचा लेके आए, मेरे घर से चोरी की, मेरे साथ अभद्रता की। तू मुसलमान को भेजकर हिंदू के घर में मुसलमानों से हमको पिटवाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कैसा हिंदू है? मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया। मैं उन मासूम भक्तों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ जिनका भरोसा आज टूटने वाला है। आपकी उम्र हमें लग जाए। राधे राधे, हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। वो राज जो माइंड रीडर्स न्यूज चैनल्स आज तक पता नहीं लगा पाए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुने। जी सुनते। और मुझे ये बताइए कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहना, सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि ना इनके पास कोई सीधी साधना है और लोग भी जेन्युइन आते हैं, तो फिर ये स्कैम होता कैसे है। वैसे तो इसके पीछे का रहस्य 2 लाइन में ही खत्म हो जाता है। अब लेकिन क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता, तो अब ये 2 लाइन समझाने में मुझे 4 लाइन ज्यादा बोलनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वो 2 लाइन कुछ ये है। धीरेन्द्र शास्त्री आपके पर्चे में सिर्फ वही बातें लिखता है जो खुद आप उनके सामने बैठकर धाम पर बताते हो। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इस मेन कंसेप्ट को नहीं समझ पाए तो ये राज आपके लिए जीवन भर एक राज ही रह जाएगा और इसके आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और समझ गए तो बिफोर टाइम पर्चे का रहस्य भी जान जाओगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अक्सर दरबार में लोगों का भरोसा जीतने के लिए यह कुछ पर्चे पहले से बनाकर रख लेते हैं और दरबार से किसी को भी उठाकर ले आओ, पर्चा उसी का ही निकलेगा। हम पहले से पर्चा लिख लेते हैं बिफोर टाइम, फिर आप जिनको लेकर आएंगे उन्हीं का ये पर्चा निकलेगा। और एक बात और बहन, आप लाएंगे उनको जिनका हमने पर्चा लिखा है। लगती है वो भक्त मंच पर आता है, धीरेन्द्र शास्त्री उसका पर्चा लिखते हैं और तख्ती पलटकर पूछते हैं क्या प्रश्न लेकर आए हो। वो भक्त उन्हें सब कुछ बताता है और फिर धीरेन्द्र शास्त्री उसे पर्चा दिखाते हुए वही सब कुछ बोलते हैं जो उसने बताया होता है। लेकिन 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 यहाँ पर है मेन ट्विस्ट। यहाँ पर चीज नोटिस करना, वो सिर्फ बोल कर बताते हैं, ना कि पढ़कर। शब्दों पर ध्यान देना। अभी तक जो वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी पर्चे पर नहीं लिखा और वो सिर्फ वही सब कुछ बोल रहे हैं जो सामने बैठे भक्त ने उन्हें बताया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने पर्चे पर कुछ लिखा ही नहीं तो उसने पढ़ा क्या। और सेकंड क्वेश्चन, जब पर्चा कैमरे में दिखाते हैं तो उसमें वो सब कुछ कैसे लिखा होता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी समझाता हूँ प्रूफ के साथ। जब भक्त मंच पर जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री उसके पहनावे या बॉडी लैंग्वेज को देखकर 2-3 लाइंस पर्चे पर लिख देते हैं ताकि पर्चा पढ़ाते समय भक्त को कुछ लिखा हुआ दिखाया जा सके। और कुछ ऐसे सवाल ब्लैंक छोड़कर लिखे जाते हैं जिनके जवाब भक्त के बताने के बाद पूरे कर लिए जाते हैं। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि पर्चा भक्त के द्वारा न पढ़ा जाए। अगर भक्त ने पढ़ने की कोशिश भी की तो उनकी अशुद्ध लिखावट के कारण वो उसे नहीं पढ़ पाता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनकी गंदी लिखावट, आधे अधूरे सेंटेंसेस और पर्चा दिखाने के एंगल का होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भक्त को पर्चा पढ़ाते समय केवल उनके पर्चे पर उंगली चलाते हुए वही सारी बातों को दोहराते हैं जो भक्त उन्हें बताता है। माँ को स्वास्थ्य की समस्या, घुटना व पैर में दर्द असहनीय रहता है। टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि माता जी का थोड़ा सा वो रहता है कि मैं तो खड़ा होकर आ जाऊंगा लेकिन मम्मी का दिक्कत सीट मिल जाए तो ठीक। अपने भविष्य की अर्जी लेकर के आए हैं। कैरियर व्यापार में आपका उज्जवल होगा। आप जाकर के व्यापार डालें, नौकरी योग में योग नहीं है। और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी कई साल से, उसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिली है। बेटा के पैर में दिक्कत बनी हुई है, नस में दर्द बना है, इसलिए वह जॉब में सफल नहीं हो पाया। वह जॉब की तैयारी से वापस आया। बच्चे की कुछ तकलीफें हैं, मिलिट्री एकेडमी से वापस आ गया। पैर दर्द उसके हाँ, सभी खुशहाली चाहते, पूरा घर आपका परेशान है। दरबार में पूरे परिवार की अर्जी लेकर आए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी परेशानियां बहुत दिनों से चल रही है पूरे परिवार। हालांकि उस दौरान पर्चे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। जैसे ही भक्त केवल सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री समाधान या मंत्र लिखने का बोलकर तुरंत पेन उठाकर वो खाली स्थानों पर भक्तों द्वारा कही गई बातों को कम शब्दों में पर्चे पर उतार लेते हैं। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक कभी भी भक्तों की समस्या बताने के तुरंत बाद या पर्चा एडिट करने से पहले पर्चा कैमरे पर नहीं दिखाया। और कहीं दिख जाए तो समझ लेना वो बंदा स्क्रिप्टेड है। और आप प्रूफ के लिए यूट्यूब पर मौजूद कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, वो पर्चा पढ़ने के तुरंत बाद पेन उठाकर पर्चा एडिट करने में लग जाते हैं। धीरेन्द्र
शास्त्री उनके भक्तों को केवल वही जानकारी दे पाते हैं जो जानकारी उनके भक्त उनके सामने बैठकर बताता है। अगर भक्त की समस्याओं की एक लिस्ट बनाकर रख ली जाए और धीरेन्द्र शास्त्री के बने हुए पर्चे से मैच की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लिस्ट बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि उस लिस्ट में लिखी हुई प्रॉब्लम्स का जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नहीं किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कई दिव्य दरबार में पहले से पर्चा बनाकर लोगों और मीडिया को शॉक में डाल दिया है, जिसे वो अक्सर बिफोर टाइम पर्चा भी कहते हैं। तो अगर आप पर्चा कैसे बनता है ये समझ पाए हो तो इसे समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन में बताऊं तो असल में धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा तो भक्त की समस्या बताने के बाद ही लिखते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पर्चा लिखने के बाद लोगों को बुलाया जाए या लोगों को बुलाने के बाद पर्चा खुलवाया जाए। तो अब मैं आपको प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, जिसको सही साबित करने के लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल ने ट्वीट किया था। ये लड़का भीड़ में बैठे अंधभक्तों से अलग और काफी ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सबके सामने इसे पागल साबित कर देते ब्रेन हैं। है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है, तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो। सबूत के लिए ये वीडियो काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अलावा आगे और भी सबूत दूंगा। एक बार के लिए इस वीडियो को एज अ प्रूफ के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री इस व्यक्ति का पर्चा बनाते हैं, फिर उससे प्रश्न पूछते हैं। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? नोट करना ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। अब धीरेन्द्र शास्त्री इसे पर्चा पढ़ाते हैं उसी एंगल से ताकि वो ना पढ़ पाए, और जैसे इसने पढ़ने की कोशिश की पर्चे को ऊपर कर लिया। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहाँ नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? जब इसने कहा कि मैं देखूं, दिखाने की बजाय बार बार उंगली फेर कर बस उसे पढ़ा रहे थे। देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहाँ नहीं होना। लास्ट वर्ड देखना चाहूँगा, बराबर देखना चाहूँगा मैं उसे। स्वतः बोलने लगेंगे मुझे नहीं होगा, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में नहीं होगा। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में या लव मुझे नजर नहीं आया। इसने कहा लव वर्ड पर्चे में नहीं दिखा, दिखेगा भी कैसे, लिखा ही नहीं। स्वतः बोलने लव है, ये लव नहीं है। वो आपने अब देखो कैसे उनकी टीम का मेंबर खतरा महसूस होते ही फ्रेम में आ गया। महाराज इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए। लो भैया, पढ़ा लिखा पहले ही तैयार बैठा था। भीड़ में से लड़की को बुलाया गया लव वर्ड पढ़ने के लिए। इसने कहा मेरा पर्चा भी बना दो, और वो बैठ गई। भगाने के लिए बाबा के टीम मेंबर ने कहा दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। लगेगी भाई मुझे नहीं दिख रहा, आपने शर्ट के नीचे बेल्ट देख कैसे लिया? एक्सरे विजन लगा रखी है क्या आंखों में? और दूसरी चीज, पंडाल में भजन स्टील की ढोलक बजा के करते हो क्या? वो भी तो लेदर का ही है। बिहारी के चरण। ओके, कम टू द पॉइंट। अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, हम नहीं मानेंगे। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। माइक में बुलाने पर इनकी माताजी नहीं आती, फिर ये भीड़ में मम्मी को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ से चाहे जहाँ से जाओ, लेके आओ। कुछ देर बाद इनकी मम्मी मंच पर आ जाती है, लेकिन भीड़ के कारण उसे आने में समय लगता है। आपका ही बेटा। उसी बीच इनकी माताजी धीरेन्द्र शास्त्री को बिना माइक के ये जानकारी दे देती है कि उसके बेटे की शादी हो रखी है और उसकी 6 साल की बच्ची है। समझदार के लिए इशारा काफी है। ये सब जानने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को बचने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत जनता को कहते हैं, सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। तो बाजी पर माताजी आपकी है। बिल्कुल मेरी माताजी। अब इनको पढ़वा दें। क्या लिखा? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। धीरेन्द्र शास्त्री वही सारी बातें कॉन्फिडेंस से माइक पर बोलते हैं जो उनकी माताजी ने अभी अभी उनके सामने बैठकर बिना माइक के बताई थी। आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। और जनता को लगता है कि वो सारी बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने सिद्धि से पता की है। अगर उन्हें ये बातें पहले से पता थी तो वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने मुस्लिम लड़की के लिए ऐसा क्यों कहा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं। बट अब देखो मेन ट्विस्ट, जहाँ पर ये वो सारी बातें पर्चे पे लिखते हैं जो उनकी माताजी ने उन्हें बताई थी। तेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है।
और इसी के साथ लव वर्ड भी लिख देते हैं। और अब ये पर्चा कैमरे में दिखाने के लिए तैयार है। यही पर्चा लिखने के तुरंत बाद कैमरे पर क्यों नहीं दिखाया? और देख लो, बॉर्डर के बाहर साफ बाद में लिखा हुआ दिख रहा है। अभी रुको, ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ। अब ये लड़का पहले से लिस्ट बनाकर लाता है जो बातें इसे धीरेन्द्र शास्त्री से पूछनी है। इसका इंटेंशन बाबा को पकड़वाने का बिल्कुल भी नहीं था, बस ये भूल न जाए इसलिए ये सारी बातें पर्चे में लिखकर लाया था। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री इससे पूछते हैं प्रश्न पूछो, ये कहता है बालाजी को सब पता है। बालाजी को सब पता है। प्रश्न पूछो। और जैसे ही बोलता है पर्चा लाया हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के फेशियल एक्सप्रेशन देखो। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब चलता रहेगा। ये लाइन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के लिए मैसेज था। प्रश्न पूछो। बालाजी को सब पता है, क्या चाहिए? नजदीक आओ। पहले तो तुम बिल्कुल घबराओ ना, श्वास बढ़िया से लो। हम पर्चा उठाते हैं अपना। हमने लिखा बहुत हैरान है, अपने पास एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। बड़ी चालाकी से इस लड़के की जेब से पर्चा निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। माइक उठाओ पहले जी। अब वो निकालो, खोलो उसे, खोलो जी। बोलो क्या चाहते हो बालाजी के चरणों? कर्ज मुक्ति जी। और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो जी। जी। हमने लिखा बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पत्रकार मोजो स्टोरी यूट्यूब चैनल से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहता है पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? और धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज एक्सेप्ट करने की बजाय इसे बुला लेते हैं। बोलने का तमीज ही नहीं है। आजा आजा, ओ बेटा आजा, तहीं आए थे। ये इससे 2-3 सवाल पूछते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन जो सबसे करते हैं। तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पढ़, ये तेरा इतिहास। और फिर कहते हैं ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। है ना शॉकिंग? पत्रकार आने वाला था, ये बात पहले से पर्चे में कैसे लिखी हुई थी, और इसके बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने पेन भी नहीं उठाया। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो काम धीरेन्द्र शास्त्री एंड में करते हैं वो काम इन्होंने पहले ही कर दिया, यानी कि पत्रकार के चैलेंज देते ही कर दिया था। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? कायम तुम्हारे नौकरा बैठेगा, लगावर जी सीताराम जपो। उसके बाद पत्रकार को बुलाया गया। आइए, इस क्लिप को ध्यान से देखो। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है। और टीम मौजोस से आएगा। इससे ये साफ साबित होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की बताई हुई बातों को ही दोहराते हैं। यहाँ पर चैनल का नाम मोजो स्टोरी है और धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 बार पूछा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए मोजो इसको ही बोल दिया। लेकिन अभी तक चैनल का नाम पर्चे पर नहीं लिखा हुआ। एक सजेशन देने के नाम पर फटाफट चैनल का नाम लिख दिया। क्योंकि ऐसे भी लोग आते तुम्हारे लिए एक सजेशन भी देंगे। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। और जनता के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कोई सीक्रेट लिख दिया हो। टीवी पर दिखाओ ये पर्चा, नीचे वाली लाइन छिपा देना। आप ही छिपा दो नीचे वाली लाइन, उन्हीं को दो, वही छिपा देंगे। नीचे वाली लाइन छिपा दो। क्या नाम है जी? दीपक जी। यहाँ किसी को लिखवाया था या बताया था? कुछ नहीं जी। कहाँ से हैं? पानीपत हरियाणा, नूरवाड़ा से पानीपत हरियाणा। बस तक नहीं गया सर मैं वो मतलब कि उस बाबा जी उसमें देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे हम कैसे आते हैं? क्या समाधान चाहिए? मैं सिर्फ एक ही समाधान के लिए आया हूँ। पूछो। संतान के। और कोई बात? बस हम कैसे माने कि हमने आपकी ही अर्जी लगाई? आपका पिताजी का नाम क्या है? श्री राम कुमार सैनी। पक्का? पढ़िए। दीपक कुमार राम कुमार के पुत्र हैं, परेशान हैं, संतान की अर्जी लेकर आए, पूर्ण होगी, घर के विघ्न दूर होंगे, पितृ दोष मिट जाएगा, आशीर्वाद है। यही है, कोख का बंधन है, गर्भाशय में दिक्कत है, स्वप्न गंदे आते हैं, जाओ बालाजी दया करेंगे। घरवाली की तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाना प्रारंभ करवा दो, या फिर धाम पर काली रेशम लेकर आ जाओ। डॉक्टरी सलाह भी चला सकते हो, लेकिन जाओ, 3 वर्ष के अंतर्गत किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। सर बागेश्वर धाम जेगी, आशीर्वाद है। सर बागेश्वर धाम बिल्कुल। अर्जी शनिवार को लगानी है। शनिवार को ये मंत्र है, 3 माला, वीर का मंत्र है, 3 माला करनी,
बीच बीच में तुमको हम ये स्क्रीन पे देखा, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं। हम बहुत दिल खोलो पोल खोल बाबा हैं, बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें भगवान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। दिव्य दरबार के शोज कंप्लीट देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये लाखों की भीड़ में से 10-12 लोगों को अलग अलग जगह से चुनते हैं, जिनमें मुख्य 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है, दूसरे वो जिन्हें आगे से रैंडमली बुलाया जाता है, और तीसरे वो जिन्हें पहनावे से या जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि जिन लोगों को पहनावे से या आगे से रैंडमली चुना जाता है उन्हें कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाया जाता, और बाएं कंधे पर यानी बाएं हाथ के कंधे पर गमछा होगा। और बुलाएंगे भी कैसे जब तक नाम पता ना हो। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये बात आपको आगे समझ आ जाएगी। तो बैक टू द पॉइंट, अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरास का यूज किया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, PTZ यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा है जो कि 360 डिग्री कहीं भी घूम सकता है और 10x से लेकर 100x तक हाई क्वालिटी में जूम कर सकता है, यानी कि 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक देख सकता है। और इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो आज की इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के रहते ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती। ये काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोडवर्ड का यूज करते हैं। राम साधु जी, राम 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। किसी को भीड़ में से सिर्फ उसके पहनावे के आधार पर बुलाना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तक उसका नाम ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसीलिए यही कारण है भीड़ में से अलग दिखने वाले व्यक्ति को ही बुलाया जाता है। जैसे कि किसी ने सर पर तौलिया बांधा हो, काला चश्मा लगा रखा हो, या किसी ने हाथ में झंडा, नारियल, स्केच पकड़ा हो। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, दादा गुरुजी का चित्र लिए हुए विराजमान, गुलाबी रंग की शर्ट और सिर पर रूमाल बांधे। और जब तक एजेंट को कोई अलग इंसान नहीं मिलता तो ये आगे बैठे लोगों में से रैंडमली किसी को भी बुला लेते हैं। बिटिया बहन जी, आपके बगल वाली बहन जी जो चश्मा लगाए हुए माता जी बैठी, जी माँ आ जाओ माँ। और जिन 2-3 लोगों का नाम लेकर बुलाया जाता है, या तो वो लोग स्क्रिप्टेड होते हैं या ये वो लोग होते हैं जिनका नाम टोकन में निकलता है, जिनको नहीं पता कि टोकन सिस्टम क्या है। ये एक अर्जी लगवाने का माध्यम है जो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। इसमें केवल नाम, नंबर और पता होता है। फिर सभी लोगों के पर्चों को एक जगह इकट्ठा कर कन्याओं के हाथों से पर्चों को चुना जाता है और दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है। कहते हैं टोकन की इस व्यवस्था से ये संभव है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नंबर इमरजेंसी वाले लगते हैं जो टोकन सिस्टम के अलावा प्रति दिवस 30 से 40 इमरजेंसी आती है। हम सपोज दैट उनका नाम लिख लेंगे, उनकी बीमारी लिख लेंगे। इसके अलावा जो 60 टोकन नंबर प्रतिदिन इन पर्चियों के नाम से हर व्यक्ति को फोन पहुंचेगा कार्यालय द्वारा और जो तारीख उन्हें दी जाएगी उस तारीख पर उनका पर्चा बनाया जाएगा। अब बचा प्रेत दरबार का राज, तो मुझे नहीं लगता कि इसको राज कहेंगे। इस पर एक्सप्लेनेशन देकर मैं आपका और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काफी वीडियोस YouTube पर मौजूद है जो प्रूफ के साथ ये बताते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक क्लिप मैं भी दिखा देता हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि भूत को महिला की इज्जत की चिंता हो रही है इसलिए वो साड़ी ठीक कर रही है? हद है यार अंधभक्ति की। आप बाबा बागेश्वर पर विश्वास रखते हैं? उनके यहाँ वो लाखों लाख लोग जा रहे हैं, ये क्या? वो डर से जा रहे हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये डर से जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? उनके तो चाहने वाले कहते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ाया जा रहा है। आज पहले 1 लाख लोग आते थे, आज 4 आते हैं। अब वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लोग इकट्ठा नहीं थे, वहाँ पे 10-15 लाख इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदुत्व किसी की बकौती नहीं है। आपके हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बाबा बागेश्वर ने लोगों में डर पैदा करके भीड़ बढ़ा ली। जी, बाबा बागेश्वर धर्म का धंधा कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी के भी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ हाथ जोड़ करके मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, उस पर मत खेलिए, अन्यथा वो सनातन और हिंदू धर्म से कुछ दिन बाद कट जाएगा। वो लोग इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कैसे चला रहे थे? एक ताबीज बांधो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। हमें लगता है काली बिल्ली से किस्मत खराब होगी। सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, सबको डर होता है कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। ये डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। झूठा झमेला 2 दिन की जिंदगी है,
2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई।